आप सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत, अभिनंदन धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए सबके बीच उपस्थित हैं झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच उपस्थित हैं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार जी, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री मृत्युंजय शर्मा जी और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री के गुप्ता जी। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और माननीय बाबूलाल मरांडी जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। चलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको, जो कि आज आप सबके बीच में सामने आया। कल विधानसभा का सत्र अवसान भी कर दिया और आप सबको ध्यान में होगा कि कल सरकार ने सदन के पटल पर सीएजी का रिपोर्ट रखा। तो कल तो हमने उसका कोई अध्ययन नहीं करवा पाए, फिर जो कि इधर आंदोलन भी चल रहा है बाकी, तो थोड़ा सा प्रेस के साथ सुबह से शाम तक, रात तक एक प्रकार से आप ही लोगों के साथ समय को बिताए। फिर भी मैंने अपने पार्टी के सबको कहा था कि भाई थोड़ा सा इसको अध्ययन करना, कि जो मौलिक चीजें हैं कि हमें उस पर थोड़ी सी जनता के सामने लाना है। कि जो सरकार लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे तो वास्तव में लगता है सुन करके कि नहीं, आप झारखंड को तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। क्योंकि बाकी लोग तो अखबार में देखते हैं, पोस्टरों में देखते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं, टेलीविजन में उनके भाषण को सुनते हैं सरकार की, मुख्यमंत्री की, लेकिन वास्तव में जमीन में कितना क्या उतरा है या किस प्रकार से उतर रहा है, ये तो कागज को देखने के बाद ही पता चलता है। और सीएजी ने जो कल रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट को कल सरकार ने सदन के पटल पर रखा है। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा उस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर अध्ययन करना चाहिए। आप सभी के ज्ञान बढ़ेगा ताकि आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को तक ही यहां आज मैं सीमित करूंगा अपने को। एक तो जैसे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर आप देखें पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें सरकार जो सड़कें बनाती है, बिल्डिंगें बनाते हैं, यानी निर्माण का जो काम होता है, उसमें 23-24 में जहां 20,000 करोड़ रुपया था, तो 23-24 में 20,000 करोड़ रुपया से उसको घटा करके 24-25 में 18,000 करोड़ रुपया, यानी 2,160 करोड़ रुपया की कमी आई। ये जो सीएजी का रिपोर्ट है जो 24-25 की, और अभी 26-27 तो अभी बजट शुरू हुई, तो आप समझ सकते हो कि सरकार की जो मंशा, जो लंबी लंबी जो बातें करते हैं कि साहब हम झारखंड डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन ये डाटा ही उसका खुद बता रहा है सरकार आगे बढ़ नहीं रही है। बजट की रकम तो वो बढ़ाते हैं, हर बजट में आप देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी रकम दिखाते हैं कि भाई हम 1.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है सबको कि भाई सरकार की बहुत बड़ी बजट है। लेकिन वास्तव में जहां काम होता है वहां जब हम उसका देख रहे हैं तो 23-24 में जहां 20,000 करोड़, 20,570 करोड़ था,
24-25 में उसको घटा करके 18,410 करोड़ रुपया रह गया, यानी 2,160 करोड़ रुपया की कमी आई। यानी झारखंड में डेवलपमेंट आगे बढ़ा के पीछे लौटा, तो इससे आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। फिर जो गड़बड़ियां हुई है, जिसकी बार बार चर्चा होती है, 31 मार्च 2025 तक 1,60,565.80 करोड़ रुपया की जो उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, सीएजी के सामने सरकार ने प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसमें से 52,855 ऐसी योजनाएं हैं जिसका वहां उनको जमा करना था, यानी पैसा कहां खर्च हुआ, क्या हुआ, इसका कुछ आता पता नहीं है। सरल शब्दों में उसको ये कह सकते हैं, लेकिन पैसा खजाना से निकल चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार से धन का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। ये राज्य की जनता को जानना ये जरूरी है। फिर इन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का जो कुल बजट था 1,50,938.84 करोड़ रुपया, इसमें से 31,110 करोड़ रुपया का तो सरकार ने उपयोग ही नहीं किया। यानी ये कम नहीं होता है, 20.61% राशि अप्रयुक्त ही रह गया, यानी उसका उपयोग ही नहीं कर पाया, खर्च ही सरकार नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो बड़ी बड़ी सरकार बातें करती है, बजट में लंबी चौड़ी वो दिखाते हैं, और उसमें भी अगर आप देखेंगे, जब 25 में नहीं, अंतिम महीना में 25 का जो अंतिम महीना मार्च होता है, एक महीना मार्च में अकेले 2025 में 26,836.42 करोड़ रुपया, अर्थात 22.94% खर्च किया। आप सोच सकते हो कि भाई एक महीना में मार्च में अंतिम महीना में जो वित्तीय वर्ष जब समाप्त होता है, उस समय एक महीना में सरकार इतना कैसे खर्च सकता है। ये जो पहले मैं बता रहा था कि इतनी बड़ी जो 1,60,000 करोड़ रुपया का जो कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सीएजी को सरकार ने दिखा नहीं पाई, तो इसी प्रकार के पैसे को निकाल करके इधर से उधर लोग बंदर बांट करते, इसको आप कह सकते हो। झारखंड में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग का हम सब लोगों के ध्यान में है, किस प्रकार से क्या हालत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि हम जितना जानते हैं उससे अधिक आप सब लोग आए दिन दिखाते हो, चाहे अस्पताल का, चाहे एम्बुलेंस का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार जो स्वास्थ्य से जो जुड़ा हुआ चीजों में किस प्रकार से अस्पतालों में क्या कमी है, वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। स्वास्थ्य विभाग में यानी 5,237 करोड़ में से 2025 में क्या बोलते हैं कितना व्यय हुआ, 2,082.55 करोड़ रुपया, यानी 40% मात्र 2025 में स्वास्थ्य विभाग, जो सबसे बड़ा महत्व का विभाग होता है, क्योंकि झारखंड में बड़ी आबादी गरीबों की है, जो अच्छे अस्पतालों में बाहर में जाकर के इलाज कराना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के पास बजट में जो प्रावधान के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पैसे को खर्च नहीं कर पाते, वो 40% तो खर्च हुआ। उसमें भी अकेले जो अंतिम जो 3 महीना था, जनवरी से मार्च,
उसमें 989.19 करोड़ रुपया मतलब आप खर्च किया है जनवरी से मार्च में। अब जरा आप सोच लीजिए, तो ये किस प्रकार से सरकार खर्च कर रही है, कैसे काम चल रहा है, ये इनका सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की पूरी तरह से पोल उसको खोल दिया। और एक विषय आप सब लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि सरकार बार बार बातों को कहती रहती है केंद्र पैसा नहीं देती है, तो केंद्र प्रायोजित योजना में राशि जो खाते में पड़ी रहती है, खर्च नहीं होती है, तो उसमें से नियम क्या है, सिंगल नोडल अकाउंट के दिशा निर्देश 221 के अनुसार किसी केंद्र प्रायोजित योजना की पिछले जारी राशि, यानी दोनों में जो हिस्सेदारी भी होता है, उसमें से कम 75% उपयोग होने पर ही अगली किस्त केंद्र सरकार जारी करती है। ये क्या करते हैं, ये खर्च ही नहीं करते। उसका एक उदाहरण है नीचे, 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को मिला कितना, 1916.63 करोड़ रुपया के आवंटन में से मात्र 1320.61 करोड़ रुपए खर्च कर पाया। यानी उसको क्या कहते हैं, 31% वो भी बिना उपयोग के पड़ा ही रह गया। और उनमें भी जो यहां 13 योजना में से 9 योजना में तो 75% भी कम रही काम की। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से सरकार खर्च करती है, और बार बार इस बात की वो रोना रोते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा है। और पैसा नहीं मिलने का, जैसे शहरी निकाय में भारत सरकार से 24 और 25 के दौरान कोई अनुदान पाने के लिए राज्य सरकार पात्र नहीं रखते थे। इस कारण से जो कि स्थानीय निकाय को जो पैसे मिलता है, तो वो यहां चुनाव ही नहीं कराया था उस समय। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी 15 वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की दूसरी किस्त राज्य को नहीं मिला, क्योंकि राज्य का जो अनुदान केवल राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर ही जारी होता है। और हम सब लोगों को पता है कि राज्य सरकार ने ये जो आयोग ही कितना देर से झारखंड में बनाए थे। चूंकि सरकार इतने काम के बारे में इनको कोई चिंता नहीं रहती है कि सरकार से, केंद्र से हम कैसे पैसा लें, तो आपको उस नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार नीति बनाती है, नियम बनाती है, तो किसी राज्य के लिए नहीं बनाते, संपूर्ण देश के लिए बनाती है। और संपूर्ण देश में अगर लोग राज्यों के, संपूर्ण देश के राज्य अगर पैसे लेकर के लोग जाते हैं और काम करते हैं, और झारखंड में ये स्थिति है आपके सामने। मैं एक विषय जरूर कहूंगा कि जो कि झारखंड में जब मौसम आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की बड़ी समस्या है। आज भी हम सब लोगों को लोग दूरभाष से टेलीफोन करते कार्यकर्ता कि सर हमारे यहाँ जल की बड़ी दिक्कतें हैं, चापाकल चाहिए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो संकल्प है, हर घर नल से हमें जल पहुंचाना। लेकिन कौन पहुंचाएगा, ये काम तो राज्य सरकार को करना है। लेकिन राज्य सरकार ने किस प्रकार से काम किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो सीएजी के रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। एक और उन्होंने क्या किया, निविदा की समय सीमा को घटाया। अच्छी बात है, क्योंकि इसे सुनने में, समझने में लगता है कि समय सीमा को घटाया ताकि काम स्पीडली होगा, जल्दी से होगा, टेंडर अवार्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही किया, जब टेंडर हुआ, विभाग ने जब टेंडर किया, लेकिन निविदा देने में 6-6 महीना का समय लगा दिया।
टेंडर की पीरियड को कम किया 31 से 42 दिन का, यानी निविदा को जो जमा करना की तिथि होते हैं, अच्छी बात है, हम उसके कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार की जल जैसे जो जन उपयोगी जो विषय है उसमें अगर कम भी करे तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब निर्णय में क्या करते हैं साहब, अब निर्णय में अब 6-6 महीना समय लगाते हैं, यानी 26 दिन से लेकर के 157 दिन लगाए, आप इसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद जो LOA जो करते हैं वो 3 से क्या बोलते हैं 4 महीना करीब लगाए हैं समय। तो आप सोच सकते हो कैसे काम होगा, यानी समय सीमा को घटाना टेंडर में, निविदा में एक प्रकार से वो दिखावा ही है, और कार्यों को पूरा करने के लिए तत्कालिक कुछ भी नहीं है उनके में। तो ये आप समझ सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया उसमें से गड़बड़ी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो सरकार कहती है हम बड़ा निष्पक्ष हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। जो CAG ने जांच किया है 39 निविदा को, 39 निविदा में 3 में केवल 1 बोलीदाता है, 3 में 39 में से, ठीक है। उसके बाद 34 में केवल 2 बोलीदाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि पूरे टेंडर मैनेज करके हुआ, दूसरों को नहीं डालने दिया होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में निविदा सरकार आमंत्रित करती है 39 की संख्या में, और 3 में केवल 1 बोलीदाता होते हैं और 34 में केवल 2 बोलीदाता है, यानी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, टेंडर फिक्सिंग कर सकते हो, अच्छी तरह से किया गया। यानी लगभग सभी निविदाताओं में वास्तविक प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं हुआ। और उसका इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि 1 या 2 बोलीदाता वाले 37 निविदा को अनुमानित लागत से 5 से लेकर के लगभग 9.7% अधिक दर पर निष्पादित किया गया है। यानी उन लोगों को 5 से लगभग 10% की ऊंची दरों पर टेंडर दिया गया। अगर प्रतिस्पर्धा होता तो मैं समझता हूं कि सरकार के पैसे भी बचता, और काम भी नहीं हुआ, वो भी आप सब लोगों के ध्यान में है क्या स्थिति है। इसके विपरीत जिन 2 निविदाओं में 4-5 बोलीदाता थे, यानी 2 जो निविदा जिसको मैं पहले आपको बताया था, 4-5 जहां बोलीदाता थे, उसमें से 8.10% और 14.64% कम दर पर निष्पादित हुई। यहां जहां अधिक बोलीदाता निविदा में टेंडर डाला वहां कम में गया था, और जहां कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं हुआ, एकदम लंबी चौड़ी योजना जहां 34 थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, 39 यानी उसको बिल्कुल टेंडर को सेट करके फिक्स करके निविदा निकाला गया और किसी को नहीं डालने दिया गया होगा। इसमें यही साबित होता है। अब 39 में से 7 निविदा क्या था 54 करोड़ का, और एक संवेदक है साई कंस्ट्रक्शन रांची को दी गई। उसी संवेदक को फरवरी 2022 जुलाई 23 के बीच 13 अन्य निविदाएं 94.7 करोड़ रुपया का मिली। यानी आप सोच सकते हो 22 में जिसको 7 निविदाएं मिली वो भी काम पूरा नहीं हुआ। और इसके बाद उसी कॉन्ट्रैक्शन को 2023 में, यानी 22 और 23, 22 की फरवरी और 23 की जुलाई, आप जरा सोचिए, और उसको फिर 94,000 करोड़ का कम मिला, यानी कुल मिला जोड़ा करके 148 करोड़ का ठेका एक ही फर्म को मिला। लेखा परीक्षक की गणना के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के वास्तविक मूल्य के आधार पर संवेदक की निविदा क्षमता यानी ऋणात्मक 6 पॉइंट इतना करोड़ थी, फिर भी निविदा शर्तों के विपरीत जाकर ठेका दिया गया।
यानी उनकी जो क्षमता थी 6.87 करोड़ की ही, लेकिन उनको सारे कुछ तक में उसी चीजों को समान सारे कुछ दिखाया गया हुआ, यहां भी वही वहां भी वही। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी यंत्र लगता है सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो क्या बोलते हैं, जैसे मान ले रोड का काम होता है तो एक ही जेसीबी को यहां भी दिखाया 10 रोड है तो 10 जगह उस जेसीबी को दिखा दिया, तो फिर काम कैसे होगा उनका ठीक से। और उसके कारण से क्या हुआ, जांचे गए 20 कार्य में से 2024 तक केवल 3 काम पूरा हुआ से 17, 5 से 32 महीना बीत जाने के बाद भी अधूरा है। ये सीएजी का रिपोर्ट आने तक ये स्थिति, जिसको काम मिला, जिसको काम दिया गया, उसका सीएजी रिपोर्ट में जो ये गया, और उसके बाद सेटिंग करके किस प्रकार से जो निविदा लोगों ने बांटा है क्षेत्रवार, चक्रधरपुर और चाईबासा प्रमंडल में 38.62 करोड़ रुपया मूल्य की निविदा में केवल 2 संवेदक प्रीति इंटरप्राइजेज एवं आदित्य औरव देव कंस्ट्रक्शन भाग लेते हैं। वहीं 2 ही कंस्ट्रक्शन वहां भाग लेते हैं, 2 और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। चक्रधरपुर की 3 निविदा प्रीति इंटरप्राइजेज को 23 करोड़ में, चाईबासा की 2 निविदा आदित्य आरव केंद्र कंस्ट्रक्शन को 17.32 करोड़ में। मानो क्षेत्र पहले से बटे। ये सीएजी कह रहा है कि भाई किस प्रकार से झारखंड में लूट हो रहा है, जनता प्यासे मर रही है, जनता प्यास से हर दिन आवाज उठा रही है, भाई पीने का समस्या है, लेकिन वो नहीं रहा है। और उससे भी गंभीर जो विजय जी ने जो किया है डिमांड ड्राफ्ट, रांचीपुर और खूंटी प्रमंडल का 74.8 करोड़ की 11 निविदा में भी केवल 2 संवेदक सरोज नारायण प्रसाद सिंह, समीर गौरव, दोनों नालंदा बिहार के भाग लेते हैं। 9 निविदाएं सरोज नारायण प्रसाद सिंह के 60 करोड़ और 2 समीर सौरव के 16.62 करोड़। जांच में यह भी सामने आया कि संवेदक सरोज नारायण प्रसाद सिंह ने 10 निविदाओं में दोनों प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं के लिए डिमांड ड्राफ्ट खुद खरीदे थे। यानी आप समझ सकते हो किस प्रकार से फैक्सिंग होता है। ये तो बिल्कुल और स्पष्ट रूप से मैंने, यानी एक ही ठेकेदार होंगे या दोनों मिल करके, एक ही आदमी है, एक का उन्होंने बनवाया होगा, तभी तो वो डिमांड ड्राफ्ट एक ही आदमी खरीद रहा है। यह स्पष्ट है किस प्रकार से इस जल जीवन मिशन में जो लूट हुई है, इससे और बड़ी बातें क्या हो सकती है। आगे मैं एक विषय, क्योंकि झारखंड में गरीबी बड़ी है, लोगों की बड़ी तकलीफ है और सरकार चाहती भी है और जनता की भी डिमांड है कि भाई लोगों को आवास मिले, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी छत विहीन नहीं रहे, यानी हर जरूरतमंद को पक्के मकान उनको उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड सरकार क्या करती है, अपने लक्ष्य से भी वो पीछे चली जाती है। राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 22.34 लाख पात्र परिवारों की पहचान की थी, यानी 22,34,000 पात्र परिवारों की पहचान की थी। उसमें से कई एक अशुद्धियां थी, लेकिन उन सारे चीजों को उन्होंने कुछ भी कर नहीं पका, ठीक नहीं कर पाया। लाभार्थियों तक जो मिलता लोगों को, इसको ठीक करने में इन्होंने 2 साल का देर किया, और 2 साल के बाद अगर सरकार ने थोड़े बहुत कुछ सुधारा तो उसमें से 6,32,000 पात्र परिवार, यानी 28% इस योजना से बाहर कर दिए। यानी इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इनके जो कर्मचारी पदाधिकारी ठीक से काम नहीं किया, यह स्पष्ट है। और उन्होंने चयन नहीं किया, क्यों नहीं चयन हुआ उसका भी कारण सीएजी की रिपोर्ट में है। एक तो भूमिहीनों को हटाया गया,
भाई सरकार का काम क्या था? जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन अलॉट करता, यानी वो तो सबसे अधिक जरूरतमंद लोग थे, जमीन उनको अलॉट करता और उनको प्रधानमंत्री आवास या वो आवास उनको उपलब्ध कराती। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, ऐसे लोगों को तो और अधिक देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसे जो पात्र लाभार्थी थे उनको ही इस सूची से हटा दिया। तो सरकार की आप समझ सकते हो किस प्रकार से काम कर रही है। ये जमीनी स्थिति, भाई उसको सत्यापित करते ठीक से तो उनको आवास मिल जाता भूमिहीनों को। अब प्रतिष्ठा सूची से उनको हटा दिया। फिर जो दिव्यांग श्रेणी के लोग भी, उनके आंकड़े अभी तक सरकार ने कोई तय ही नहीं कर पाई है। फिर राज्य में जो खनन पट्टा के कारण क्षेत्र से जो रहने वाले, यानी लोग जहां से लोगों को जगह जगह उजड़े, उनको कहीं मिला लेकिन भूमि ही उनको उपलब्ध नहीं कराए, तो उनको कैसे मकान मिलेगा? यानी इसमें से ये जो 6,32,000 पात्र परिवार से पहले जो सूची बना था उसमें से ये लोग छांट गए, अपात्र हो गए। इसलिए नहीं अपात्र हो गए, वो अपात्र थे ऐसा नहीं है, इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं थी। इस कारण से लोग ये हो गए, उनको नहीं मिला, यानी वंचित हो गए एक प्रकार से। तो ये बड़ी योजना है, लंबा। इसमें से इन्होंने जो गड़बड़ किया है सरकार ने, यानी काम नहीं किया है, ये मैं आप सब लोगों के सामने ये विषय को रखा था। फिर लास्ट में एक विषय को मैं रखूंगा जिसकी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग बड़ी चिल्लाते हैं, मनरेगा को लेकर के। यानी लगता है कि गरीबों का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना था, सरकार ने लाई भी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था उस समय कि भाई इसको हम जीवित रखेंगे। लेकिन वास्तविकता इन लोगों ने क्या किया है उसको अगर आप देखेंगे, एक तो मजदूरी भुगतान में ये लोगों ने देर करते थे, 40 से 55 दिनों तक ये लोग लगाते थे, उसमें भी कई जगहों पर नहीं मिला है। लेकिन 3 नमूना जो कुछ जिलों में जो देखा गया है, 32 लाख का व्यय अनियमित रूप से अस्वीकार्य मदों पर किया गया। यानी 32 लाख रुपया खर्च कहां करना था वहां नहीं किया, दूसरे जगह खर्च किया। खर्च कहां किया? गाड़ी उड़ी की जो मरम्मत वगैरह में। भाई इसकी क्या जरूरत थी? आप ये पैसे किसके लिए था? उन गरीब मजदूरों के लिए। लेकिन आप इस सब पैसे कहां खर्च कर रहे हैं? अफसरों के चलने फिरने में, उनकी गाड़ी के रख रखाव में, उसके बनाने में। यानी ये तो एक प्रकार से गरीबों की हक को भी अफसरों के बीच में इन्होंने बांट दिया। और मैं यहां कह रहा था कि 2019 से 24 के दौरान निष्पादित किए जाने के लिए जो प्रस्तावित थे, जो काम था, वो 1,02,68,484 जो काम था। लेकिन उसमें से मात्र 27,96,044 यानी 27% काम को ही वो पूरा कर पाए 2019 से 24 तक। किसकी सरकार थी? हेमंत सोरेन की सरकार थी, इंडिया अलायंस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार मिले हुए। मनरेगा के ये लोग बड़ी बड़ी दावाएं करते हैं, और लेकिन काम कितना किया था? माने पूरे 19 से 24 तक, पूरे 5 वर्षों में मात्र इन्होंने 27% काम को ही पूरा कर पाए। 2024 तक 2,633 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी, मतलब जितनी योजना इनका स्वीकृत थी, आधा वो अधूरी ही पड़ा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो इस सरकार की काम की जो मोटा मोटी आप सब लोगों के सामने मैंने पेयजल, स्वास्थ्य,
मनरेगा, जो गरीबों के से जुड़ा हुआ था, और जो तो इसलिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। तो मुझे लगा कि इस बात को आपके समझ, आपके माध्यम से जनता के बीच भी जाए। और मैं ये कहूंगा कि इस विषय को लेकर के व्यक्तिगत रूप से अगर आपको डिटेल बात करना है तो मैं जरूर कहूंगा कि मृत्युंजय जी से आप सब लोग इंडिविजुअल बात कर लेंगे। तो इनको मैंने कहा था कि पूरा आप स्टडी कर लेना, ताकि अपने को भी और जनता को भी विषय जाना चाहिए। तो आप सबको बात करना होगा। तो खाली मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज अखबार में भी छापा, आप सब लोगों ने देखा है, न्यूज में भी चला है, चैनल में भी। रांची के पुलिस प्रशासन, यहाँ के उपायुक्त, तो सब लोग रात के 1-2 बजे शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर सोए हुए लोगों को, आंदोलन को समाप्त करने की भरसक उन लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन बच्चे होशियार निकले, उन लोगों ने टेलीफोन कर दिया, यहाँ वहां बाकी लोग, मीडिया वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर पुलिस प्रशासन लगे। मेरा एक ही उस पर सवाल है, भाई सरकार ने जब 4 लोगों की कमेटी बना रखी है तो फिर वो कमेटी बात करे उन लोगों से। फिर ये जिला प्रशासन, एसपी, डीसी क्या कर रहे हैं? या सरकार उस कमेटी को समाप्त कर दिया तो मुख्यमंत्री को घोषणा कर देनी चाहिए। और फिर रात में आप वहां जाकर के बिजली काट देते हैं। बच्चों से आप ये कहते हो कि भाई जेसीसी का तो मामला है, जेपीसी का तो मामला सरकार ने सॉल्व कर दिया। भाई कहां सॉल्व हुआ है? हम तो सवेरे गए थे, बच्चों से मिले। जब मैंने न्यूज इस प्रकार की देखा तो मुझे लगा कि सवेरे जब हम टहलते हैं तो उसी समय हम टहल के वहां पहुंच गए थे। फिर बच्चों ने बताया किस प्रकार से उन लोगों को कहना था कि आप लोगों का काम हो गया, आप लोग चले जाइए, सरकार ने आपकी बात को मान लिया, जेसीसी 14वां को रद्द कर देंगे। भाई सरकार के क्या मांग है बच्चों को? जेसीसी और जेपीएससी में जो गड़बड़ हुआ है, उन गड़बड़ की सीबीआई से जांच हो, अदालत की निगरानी में जांच हो, यही तो बच्चों की मांग है। लेकिन सरकार लगता है बच्चों की मांग को गंभीरता से नहीं देख रही है, उसको हल्के में ले रही है। आज तो विधानसभा तक लोगों ने 10 को मार्च किया था। अगर संपूर्ण झारखंड में बच्चे सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को रात के अंधेरे में गुंडा की तरह जा करके बच्चों को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए, धमकाना भी नहीं चाहिए, और इस प्रकार की बिजली भी नहीं काटनी चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 प्रश्न है। सीएटी के एक रिपोर्ट में है कि पूर्व की जो भाजपा सरकार थी, झारखंड को भी अवमुक्त किया था, और आज भी 48% ग्रामीण शौचालय नहीं है। तो क्या बीजेपी इसके लिए अपॉलॉजी जाहिर करेगी? मैं कहूंगा कि 6 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अब उसको ठीक करना चाहिए। जहां बचा हुआ था या जहां कोई खराब हो गया होगा, इस सबको ठीक करनी चाहिए, या फिर उनको जांच करनी चाहिए। खैर कौन पदाधिकारी उस समय जो गलत रिपोर्ट दिया है, सरकार तो उनकी है भाई। केंद्र सरकार तो या भारत सरकार तो या राज्य सरकार भी रिपोर्ट भेजती है। किसका रिपोर्ट होता है? पदाधिकारी का रिपोर्ट होता है। कोई पार्टी के वर्कर का रिपोर्ट सरकार नहीं दायर करती है। अगर उस समय कोई गलत रिपोर्ट हुआ है तो फिर सरकार, जिन कर्मचारियों ने, जिन पदाधिकारियों ने इस प्रकार की गलत रिपोर्ट किया है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। बीजेपी हर चीज को रन देती है। जैसे अधिकारी ये कहते हैं उनसे बात करने की हालचाल ले तो कोई भी जा सकता है, आपने कहा उठाने में अरे भाई 1 बजे रात में कोई सोए हुए से हलचल देने के लिए लोग जाते हैं? ऐसा पांडे जी कैसे आप बात कर रहे हो यार? हलचल तो दिन में लोग जाते हैं, जगे हुए भाई कैसे है, खाना मिला कि नहीं मिला। रात में लोग सोते हैं, वो भी 1-2 बजे रात हलचल देने। जो एजेंसी है, एजेंसी पर बीजेपी के नेताओं का संदेह है और हम जांच कर रहे हैं, सीआईडी जांच में उनके नाम मिलाकर हो सकते हैं।
देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि एजेंसी ने कोई गड़बड़ किया तो एजेंसी को किसने लाया? कल मैं मुख्यमंत्री का सदन में भाषण सुन रहा था, शायद आप वही बोल रहे हो, यूपी के है, बाकी के है। भाई कहाँ के? ये विषय नहीं है, विषय है कि यहाँ गड़बड़ हुआ। और मैं तो कहता हूं कि भाई आखिर जेपीएससी के चेयरमैन क्या कर रहे थे, मेंबर क्या कर रहे थे, सचिव क्या कर रहे थे? इन लोगों ने सब मिलकर के ये सब काम किया है। इसलिए ये कहे कि भाई हम तो सोए हुए थे, चौकीदार ने ये कर दिया, तो ऐसा थोड़े होता है भाई। आप सीबीआई को जांच कराइए। आगे क्या होगा? सरकार अड़ी हुई है, आपका अपना स्टैंड है, इधर जाएगा आंदोलन। देखिए, मैं कह रहा हूं कि छात्र कहीं कोई अड़े हुए ने तो शुरू दिन से वो मांग करें सीबीआई जांच, अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच हो। इतना ही तो मांग करेंगे। भाई कहां कोई बड़ी मांग है, कहां सरकार अड़ी हुई है? कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा पे बातचीत नहीं हो, छात्रों के एजेंडे होना हो। अरे छात्र ही डिमांड कर रहे हैं भाई, हम थोड़े डिमांड कर रहे हैं। और छात्र की डिमांड कोई गलत डिमांड नहीं है, डिमांड सही है। छात्र से 2 लोग बात किया था तो क्या आया, तो इसको रिकॉर्डिंग भी करा लेते ना, और वो प्रकाशित करते छात्र क्या मांग कर रहे हैं और राज्य को दिखा दे, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए। मैं सरकार के उन 4 मंत्रियों से मैं कह रहा हूं, एक हॉल में अब तो लाइव होता है, टेलीविजन लगा दीजिए, बच्चे क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा जनता देखेगी झारखंड की। क्या दिक्कत है? कांग्रेस